नमस्कार, मैं हूं रोहित और आज मैं बात करने वाला हूं कोलकाता या वेस्ट बंगाल में जो लोग भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनका फ्यूचर क्या है, उनका स्कोप क्या है, उनको जो भी यहाँ पर सैलरी मिल रही है और जो वो लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी वर्थ है या नहीं। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है। आपका वेस्ट क्या नाम बंगाल है? में बंधनी। बंदनी। हाँ। बंदनी जी, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे आईटी में काम करती हूँ। आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं। हाँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो लोग भी जॉब करते हैं हाँ। उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी क्या वर्थ है, या फिर वेस्ट बंगाल में जो लोग जॉब कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, क्या फ्यूचर है? हाँ, लोग वेस्ट बंगाल छोड़ के जा नहीं सकते, कोलकाता छोड़ के जा नहीं सकते, उनका फैमिली कुछ कंस्ट्रेंट है। Okay. या बाहर आप जाओगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, बट देन यू हैव टू कम्प्रोमाइज समवेयर। तो ये एक बात है। एंड कोलकाता में ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट नहीं करना चाहती है बाकी कंपनीज को, बेनिफिट्स नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का लिंकेज अच्छे से नहीं है ऑफिस एरिया के साथ। फिर और इसलिए वो आते भी नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वही चलती है। एंड पीपल हु डोंट वांट टू गो आउट, दे आर हियर। आपका क्या नाम है? अभिनंदन वर्मा। अभिनंदन जी, आप क्या करते हैं? मैं एक आईटी एम्प्लॉई हूँ। आईटी सेक्टर में आप भी काम करते हैं? हाँ जी। ठीक है, मैं आपसे भी वही सेम क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका क्या है स्कोप है, फ्यूचर क्या है? मतलब अगर आप ये कंपेयर करेंगे अदर सिटीज से हाँ। वेस्ट बंगाल में, तो आपको ये फ्यूचर कम ही लगेगा। तो अगर हम तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देख ले, दिल्ली देख ले, आप मुंबई देख लो, चेन्नई देख लो, इवन छोटे छोटे शहर जो कि आज आईटी हब के रूप में जाने जा रहे हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, ओके, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बंगाल की क्या तुलना कारण में। है कि वेस्ट बंगाल में लोग इतना ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मतलब आईटी कंपनीज तो सारे हर जगह ही जाना चाहेंगे, बस ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अभी बंगाल की जो वर्तमान स्थिति है, आप अगर पॉलिटिक्स लें, ठीक है, या फिर आप ये यूनियन स्ट्राइक्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंपनी को हैम्पर करती है। लैंड एक्विजिशन, अगर किसी कंपनी को अपना लैंड एक्वायर करके अपना कुछ स्टेब्लिश करना है, तो उसमें भी काफी परिस्थितियां आती हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें क्या है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको ना फॉलो करके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ आ नहीं पाते। और हम लोगों के सामने स्कोप क्या होता है कि जो 2-3 कंपनी पहले से यहाँ पर है, ठीक है, हम उन्हें में ही अपना स्कोप तलाशते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है, ठीक है, कि हम ही हैं। स्कोप जो है, स्कोप यहाँ पे हाँ कम है, बट एकदम से नहीं है वो भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी सारे मल्टी एमएनसी कंपनीज है। तो स्कोप अगर कुछ टाइम के लिए आप बाहर जाओगे या तो कुछ मतलब यू नीड टू डू सम सैक्रिफाइसेस, तो स्कोप मिलेगी, बट आउट ऑफ हियर स्कोप इज अ बिट लिमिटेड। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, स्कोप थोड़ा सा कम है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे स्कोप कम है। अगर मैं अदर सिटीज से कंपेयर करूँ, लाइक मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया या दिल्ली हो गया, तो उससे कंपेरेटिवली जॉब का जो स्कोप है कोलकाता में वो कितना कम है? सैलरी वाइज कितना कम है, या फिर ग्रोथ होने का चांसेस कम है? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? एक्चुअली वो तो प्लेसेस लिमिटेड है, काफी मतलब पोजीशंस लिमिटेड है, तो इसलिए ग्रोथ भी एज सच कम है। जो लोग ऑलरेडी है वहाँ पे है ही, इसलिए तो स्कोप वहाँ पे कम है, और ग्रोथ भी कम है, एंड सैलरी एज वेल वो काफी कम है। काफी मतलब परसेंटेज में बोलूंगी तो हाँ 30-40% तो कम होता ही है। मतलब वेस्ट बंगाल में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको लगभग आईटी में क्या होता है कि अगर आप स्विच करोगे तो ही आपको सैलरी हाइक अच्छी मिलती है। यहाँ पे अगर स्विच ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे सैलरी हाइक? अभी मान लो आप एप्पल बोल रहा है मैं बैंगलोर आऊंगा, ठीक है, और भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लो, आईटी सेक्टर हटा ही दो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लो, कार मेकिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये सब तमाम कहाँ लगा रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज? देखे आप, वेस्ट बंगाल में तो कोई नहीं आ रहा है। एक भी ऑटोमोबाइल कंपनी वेस्ट बंगाल में नहीं आई है विगत 10 से 15 वर्षों में। सारे चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, सारे, और आईटी कंपनी बेंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं, पुणे शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर तो ये है कि अभी जो लोग बंगाल में हैं, या फिर नेबरिंग स्टेट ले लो आप, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, वहां भी सेम स्थिति है, वहां तो इससे भी खराब स्थिति है, ठीक है, तो उनका भी एक स्कोप बंगाल ही दिखता है। मतलब खास करके बंगाल में कोलकाता बोलिए आप, और तो बंगाल में चाहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आ जाए। हाँ, वहाँ के लोग भी इधर आते हैं, जिस कारण से यहाँ थोड़ा बहुत तो कम्पिटिटिवनेस और थोड़ा सा बढ़ जाता है। रीजन के नाम पे आप तो वो नहीं कर सकते ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो बराबर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। जब झारखंड में इस तरह की आईटी कंपनी जाएंगी ही नहीं, तो वहाँ के लोग कहाँ करने जाएंगे? ऑफ कोर्स जो उनके पड़ोस में होंगे, उनको जहाँ सुविधा होगा वो वहाँ जाएंगे। जिनका सुविधा बॉम्बे में है या दिल्ली में है, हाँ, जहाँ होगा वहाँ पे जाएंगे। मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन और आपसे ये है कि आपका जो भी अभी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हो? आप अपने आप को सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में रखना चाहते हो, या अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में रखना चाहते हो, या इन दोनों के मिड में बीच में कहीं रखना चाहते हो? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर मैं करियर वाइज देखूं, ठीक है, तो मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, ठीक है, जो कि इंडिया का नंबर यूनिवर्सिटी है। ओके। उसके बाद फिर मैं
अच्छी कंपनी में आया काम करने, ठीक है, तो ये सारी चीजें सक्सेसफुल होती चलेगी। लेकिन जो सैलरी मिल रहा है ना, उसे मैं देखकर बोलूंगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं मानूंगा, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 8% से इंक्रीज कर रहा है, और हमारी जो सैलरी है वो 3% 4% से इंक्रीज कर रहा है। हम जब इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर हम आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हमारी सेविंग जो है वो जाकर कुछ नहीं होगी ना। जब इन्फ्लेशन ही 8% से बढ़ रही है, तो हम क्या कर लेंगे फिर उस सेविंग को रख के? 8% तो गवर्नमेंट का रेट हुआ ना, ऐसा तो एक्चुअल में तो फूड इन्फ्लेशन तो डबल डिजिट है। ये तो हम एक नॉर्मल नॉमिनल इन्फ्लेशन बता रहे हैं आपको। अभी आप फूड इन्फ्लेशन ले लो, जो वेजिटेबल का प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, आप रियल एस्टेट का प्राइस देख लो, बहुत ज्यादा ठीक है, हो गया है। आप अगर रियल एस्टेट लेने जाओ तो आप मतलब ले ही नहीं सकते हो अगर आप किस मतलब आदमी के पहुंच से हाँ बहुत बाहर हाँ, हो गया है। जो गवर्नमेंट बोलता है ना कि 5 लाख तक जो है वो मतलब टैक्स दे सकते हैं, यकीन मानिए 5 लाख तक वाले जो 5 लाख से ऊपर जो टैक्स देंगे ना, उनके पास पैसे ही नहीं है कि अपना घर भी खरीद सके यहाँ। कंपनी में एक ही रोल में मतलब आपके पास स्विच करने का ऑप्शन मिलता है क्या? हाँ मिलता है, बट वेरी रेयर। और जो मतलब मनचाहा वो होता है कि हम स्विच करें, वैसा नहीं मिला, मतलब वैसे हुआ नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 महीने 6 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है एम्प्लॉयज को स्विच करने से पहले, ठीक है, तो क्या ये जो टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग स्विच कर सके, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्विच करने से हाइक मिलने का चांस है, लेकिन स्विच करने ही ना दिया जाए तो फिर हाइक कैसे मिलेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे आप वही मतलब आपका वो चॉइस है। अगर आप स्विच करते हैं तो हाँ, आपको वो वाला नोटिस पीरियड टाइम तो आपको सर्व करना पड़ेगा हर कंपनी में। क्योंकि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंपनीज कहती हैं कि इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना, तो 3 महीना वेट करने के लिए तैयार नहीं होती, या 6 महीने वेट करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके ही कंपनी में अगर कोई दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहे कोई उनका एम्प्लॉय, तो वहाँ पे भी वही नोटिस पीरियड का टाइम रहता है, तो स्विच करेगा कोई कैसे? हाँ, तो इसलिए हम लोग जिसमें हैं वी आर ट्राइंग टू बी गेट सेटिस्फाइड, बट हाँ सेटिस्फाइड तो हम है नहीं, क्योंकि बाहर जब देखते हैं हमारी ही दोस्त वही सेम रोल पे वो अच्छा और कमा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी आप वर्क कल्चर है, चाहे कंपनी चाहे जितनी भी हो संख्या में, जो भी आपको सैलरी मिल रही है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, और जो भी आपका ग्रोथ होने का चांस है वो भी ऐसा नहीं है कि उससे आप सेटिस्फाइड हो सको। तो उसे तो अनसक्सेसफुल मानेंगे, क्योंकि जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो इन्फ्लेशन से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल मान रहे हो, चलिए ये बात समझ में आता है, ये कंडीशन बहुत सारे लोगों का। हाँ, फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज, फाइनेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी है। हाँ हाँ हाँ। आप ये बताइए आपके पास फाइनेंशियली कितना आपको मतलब अर्निंग होगा मंथली या एनुअली, जिसके बाद आप कहोगे कि हाँ मैं आज के डेट में फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये मंथली सैलरी है, ठीक है, वो इधर उधर होता है, ठीक है। मेरा सिंपल सा ये मानना है कि एक मिनिमम आईटी वेज होना चाहिए, जो कि बाकी कंट्री में है। यूएस में $35 to $40, ठीक है। मतलब हर प्रोफेशन का एक डिसाइडेड नॉमिनल वेज है कि आप इससे कम नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ चले जाओ 10,000 20,000 रुपया मंथली पे हायर कर रहे हैं लोगों को, आप पर आवर का क्या हुआ? यूएस से लेके तमाम जो साउथ कोरियन डेवलपिंग नेशन जो है वो $35 to $40 दे रहे हैं पर आवर, ठीक है। यहाँ तो देखिए यूएस के कंपैरिजन में इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो चीज दिया जा सकता है, इंडिया में नहीं दिया जा सकता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तो कुछ तो एक नॉमिनल वेज होना चाहिए ना, मतलब कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट तरफ से डिसाइड होना चाहिए कि आईटी सेक्टर का, ठीक है, मिनिमम पर आवर कितना होना चाहिए पेमेंट। ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड नहीं है, नहीं, अभी तक कोई कंपनी ने, सब कंपनी अपने हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन फिर से आपसे यही मैं पूछ रहा हूँ कि कितना आपको अर्निंग होगा एनुअली या फिर मंथली, जिसके बाद आप अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे? देखिए, मेरा फिर से वही बात करना है, मेरी अर्निंग तो आएगी, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, अगर मैं अभी बोल दूं कि मेरे को अर्निंग 10 डिजिट से बढ़ाई जाए। ऑप्शन दूं कि आप कह रहे हो कि 8% का इन्फ्लेशन है, ठीक है, अगर 8% को मैं कांस्टेंट मान लूं, या आप ऐसा समझ लो कि अगले 10 साल तक महंगाई न तो बढ़ेगी न तो घटेगी, ठीक है, जितना आज है उतना ही रहेगी। मेरा ये कहना है, जैसे कोलकाता जैसे शहर में, ठीक है, मतलब जिनका घर है, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है कि आप मतलब 40 to 50,000, ठीक है, मतलब जो रेंट पे रह रहे हैं या फिर जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उनका तो 30,000 तो एकोमोडेशन एंड लॉजिंग में चला जाएगा, सेविंग कुछ बचेगा नहीं, और सेविंग बचेगा नहीं तो फिर आगे इंडिया भी ग्रो नहीं करेगा, वो पता ही है। हम जो सेविंग करेंगे उसी से आगे कुछ कर देंगे, पब्लिक ही ग्रो नहीं करेगा तो कहां से? ठीक है, तो कम से कम जो यहाँ की सैलरी होनी चाहिए एबव 60 होना चाहिए, एबव 60,000, मतलब 50 to 70 आना चाहिए, ठीक है। मतलब सारे कहीं आप कह रहे हो कि 50,000 रुपया से ज्यादा, हाँ, आईटी एम्प्लॉय का होना चाहिए, क्योंकि सारे जगह यही है, ठीक है। मतलब फ्रेशर को हटा दें तो उनको तो चलिए, फ्रेशर को भी आजकल 45 to 50,000 हायर कर ही रहे हैं। 50,000 रुपया कह रहे हो। मैं एक तीसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, तो फ्रेशर के लिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम। प्रेशर की बात कर लेते हैं, और इन्फ्लेशन को मैं समझ लेता हूँ कि वो एकदम कांस्टेंट है, अगले 10 साल तक कांस्टेंट रहने वाला है, न बढ़ेगा न घटेगा। 50,000 रुपया महीना अगर आपको कंस्टेंटली हर महीने मिल रहा है, साल का होता है 6 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाने में आपको कितना समय लगेगा? 6 लाख रुपए एनुअल के हिसाब से बहुत ही लग जाएगा वो।
तो मतलब आप लोग 20 कितना लग जाएगा? मतलब मेरी रिटायरमेंट क्या जा जाएगी? 18 साल हाँ लग जाएगा। हाँ। 17-18 साल आप रगड़ के काम करोगे बिना खर्च किए, तब जाकर आपके पॉकेट में 1 करोड़ रुपया तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कांस्टेंट पेमेंट तो रहना ही नहीं चाहिए ना। कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए, वो अलग बात है। मैं एक हाँ। आइडियल पोजीशन लेकर के चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को अगर ग्रो करना है तो कम से कम उनके पास इतना एसेट अभी के डेट में तो कम से कम मिनिमम उनके 50 तो पास मिलना चाहिए। इतना एसेट रहे कि एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए तक का एसेट हाँ या कैश वो जरूरी भी है, क्योंकि तब आप जाकर के आप समझ पाओगे कि आप हाँ आइडियल पोजीशन पे अपना लाइफ गुजार नहीं, आपने सही बोला, ये जरूरी भी है, क्योंकि अभी हमने कोविड का देखा है दौर, हाँ। जिसमें बहुतों की नौकरी चली गई। अगर वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट होते, अपना कोई एसेट नहीं रखे होते, ठीक है, तो उनको बहुत इश्यू होता। अभी आप रिसेशन का आप इश्यू देख सकते हो कि बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, तो हम लोग सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रह सकते हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है, हमें सैलरी में इतना होना चाहिए कि मतलब कल को रिसेशन जैसे फेज को भी हम लोग फेस कर ये बात सकें। एकदम सही है कि सैलरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आने वाले दौर में अगर जॉब कट होता है, रिसेशन आता है, तो उससे भी हम फेस कर चलिए, सकें। मैं आपकी वो भी बात मान लेता हूँ कि सैलरी इतना होना चाहिए कि रिसेशन को बीट कर सके और इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लेकिन अब मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करना जा रहा हूँ इसी संबंध से, इसी बात से रिलेटेड। वो ये है कि अगर आपकी सैलरी आपके हिसाब से अच्छी है, 50-60 हजार 1 लाख रुपए आप महीना कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है, तो क्या वो भी उचित है? नहीं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, मतलब आपके पास 1-2 तो होना चाहिए, 2 तो एक अल्टरनेट तो रखना होगा। आपके पास आज के डेट में कितने सोर्स ऑफ इनकम है? हाँ देखिए, अभी क्या है कि हम 9 आवर जॉब करते हैं ना, तो 9 आवर जॉब में आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो पाएगा। ठीक है, आप एक्स्ट्रा कहाँ से कर पाओगे? आप कह रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो, तीसरा हो, चौथा हो, लेकिन आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि आपके पास 9 आवर नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आप सुबह से लेकर रात तक जॉब करते हो ऑफिस में, फिर रात को जाकर आप क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहोगे, फिर कुछ अपने आप को रिलैक्स करोगे ताकि अगले दिन फिर से काम कर सको। ठीक है, तो और ऊपर से हमारी जो कंपनी के एथिक्स भी ये इजाजत नहीं देती है कि आप एक साथ 2-3 कंपनी में काम कर सको। 2-3 कंपनी में जॉब करने के लिए आपको इजाजत नहीं दिया जाता है। आप राइवल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, आप दूसरे सेगमेंट में जाकर के जॉब कर सकते हो, कहीं भी जॉब करोगे, आपको बिजनेस कर सकते हो। हाँ, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में आपको टाइम देना होगा। बिजनेस ज्यादा टाइम मांगता है जॉब से। नहीं हो सकता, इनकम जॉब करते वक्त बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो ऑफिस में देना है टाइम, आप बिजनेस में कब दोगे? हाँ, कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जिसमें आप मतलब कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे करके आगे, ठीक है, जिसके लिए हम लोग भी हमेशा ये सोचते रहते हैं, आइडियाज आते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग अपना देखते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देखते हैं। जी, आपकी बातों से बहुत ज्यादा मैं सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि एक इंसान के पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। अब वो कैसे मैनेज करना है, ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल रॉय है। राहुल जी, आप क्या करते हैं? सर, मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। हम तो बैचलर है, शादी नहीं हुआ अभी तक। ओके। आई थिंक हमको सैलरी मिलता है 18K। अच्छा। तो इस मामले में क्या मेरा खुद का जो EMI है, खुद का जो पर्सनल खर्चा है, खुद को देखने के बाद फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, तो सैलरी से पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो हमको क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि बाद में किसी दोस्त से या फिर खुद का भाई से उधार लेना पड़ता है। ओके। एंड ऑफ द मंथ का जो लास्ट का खर्चा है वो चलाने के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप 18,000 रुपए महीने कमा रहे हो, हाँ, जबकि आप बैचलर हो, और उसके बाद भी आपको एंड ऑफ द मंथ आपको दूसरे लोगों से पैसा मांगने पड़ता है। दूसरे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्यूचर जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, मैं पूरे वेस्ट बंगाल की हर एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप होटल इंडस्ट्री में काम करो, आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे कितना ग्रोथ होने का चांसेस है आपका? अगर आप होटल इंडस्ट्री में भी काम करते हो, तो आपको यहाँ पे और कितना हाइक मिल सकता है? देखिए, हमको लगता है कि अगर होटल इंडस्ट्री में किसी का फ्यूचर बनाना है तो वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं है, मतलब बाहर जाना पड़ेगा। ओके। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, जैसे मुंबई हो गया, फिर दिल्ली हो गया, या फिर बेंगलोर। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सैलरी थोड़ा ज्यादा है। ओके। तो उस होटल इंडस्ट्री के हिसाब से बाहर अगर काम करेंगे तो फायदा है। आप अभी बैचलर हैं, शादी हो जाएगी तब तो उसके बाद आपका फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाएगा। आप अभी बैचलर हैं तब भी आप मतलब अपना फाइनेंशियल कंडीशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ, शादी के बाद तो बहुत ज्यादा बर्डन आपको बढ़ जाएगा, तब आप क्या करोगे? इस मामले में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर शादी हो जाएगा तो क्या खर्चा डबल हो जाता है। एक तो बीवी का खर्चा, अभी जितना दिन आप बाप ना बन रहे हो बच्चे का बाप बन गया तो बच्चा बड़ा होते होते और डबल खर्चा बच्चे का जो लगेगा बड़ा होने के लिए, पढ़ाई में। उसके बाद ऐसा नॉर्मल स्कूल में भर्ती नहीं कर सकते उसको, तो इंग्लिश मीडियम में भर्ती करना पड़ेगा, तो और भी डबल खर्चा। तो इतना सैलरी में सब ऑल चीज कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं ज्यादा कुछ, या आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे आपकी इनकम बढ़ सके?
स्किल एक काम करके नहीं हो, हमको ये भी करना पड़ेगा। अगर दूसरा साइड में कुछ हमको ऑप्शन मिले तो वो भी करना पड़ेगा। आपके पास अभी कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप कह रहे हो कि सेकंड अर्निंग का, अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो हाँ, करना जैसे पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है? जिस दिन मेरा ऑफ रहता है तो मेरे पास खुद का बाइक है, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी होता है तो उस तौर पे मैं अपना बाइक को लगा सकता हूँ। अभी तक किया नहीं है आपने? नहीं, अभी ऐसा तक किया विचार नहीं है, किया आपने ऐसा विचार किया है।